नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैराथन क्लास लेकर। और ये प्रीवियस ईयर जो पेपर है ये आपका है बिहार विद्युत विभाग की, है ना, यानी कि BSPSCL का जो इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ आपका 3 नवंबर 2018 बैच सेकेंड में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का आज हम टोटल जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद करेंगे और सभी प्रश्नों को अपने काबू में करेंगे। हर क्वेश्चन का जो एनालाइज है, हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, बिल्कुल दोस्तों लाजवाब तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो इस अपने मैराथन क्लास को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाते हैं और फिर इस मैराथन को सफल बनाने के लिए दोस्तों आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का साथ चाहिए, है ना। तो ये जो आपका आज की क्लास है, एक क्लास में दोस्तों सब कुछ खलास करने वाले हैं। जब तक सारे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक दोस्तों ना तो आपको हिलना है और ना ही मैं कहीं जाने वाला हूं, है ना। पूरे एक उद्देश्य के साथ दोस्तों, अपना एक उद्देश्य तय करके मैं आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूं और सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आज हम बिल्कुल ऑपरेशन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन देखिएगा किस लेवल के रहते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से आपको एक अंदाजा मिल पाएगा, आपको एक यूं कह सकते हैं कि आपको एक लेवल का पता चल पाएगा, है ना, कि किस लेवल का क्वेश्चन बिहार जो विद्युत विभाग है ये पूछता है। और जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार का जो विद्युत विभाग वाली जो भर्ती है ये भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, लिंक विंक सब कुछ एक्टिव हो चुका है ना। अब तो बिहार वालों का बिल्कुल दोस्तों दिल खुश होगा और अदर स्टेट के भी विद्यार्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, है ना। तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। और चलिए दोस्तों नस्ते नाबूद करने के लिए अपने इस मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे मेरा एक विनती, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस मैराथन सेशन को आपको शेयर करना है, हर स्टूडेंट को शेयर करना है ना, बिल्कुल दोस्तों। और इससे पहले कि हम अपने क्लास को अंजाम दें, आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में एक प्यार भरा दिल का इमोजी भेजना है ना। तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और फिर एक दिल का इमोजी भेजिए, है ना। और दोस्तों दिल से दिल तक की इस क्लास में आप जुड़े रहिएगा, है ना। देखिए ये रहा वो PDF, ये रहा वो पेपर का टोटल PDF, यानी कि उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा जो एग्जाम हुआ था वो AO स्विच बोर्ड ऑपरेटर यानी कि SBO जूनियर लाइनमैन TG 3 नवंबर 2018 बैच 2 का ये पेपर है ना। सेक्शन नंबर 6, है ना। सेक्शन बाय सेक्शन नॉन टेक्निकल का अलग सेक्शन बनता है और टेक्निकल का अलग सेक्शन बनता है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन का जो सेक्शन था वो सेक्शन नंबर 3 में क्वेश्चन था, जो कि 51 नंबर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना। चलिए बिल्कुल दोस्तों लेकर भोलेनाथ का नाम और शुरू करते हैं आज का अपना काम। ठीक, पहला क्वेश्चन 51 नंबर का क्या कह रहा है कि किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होगी, कितने स्विच की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। देखिए पावर सर्किट की बात करी जा रही है, हमारे पास कितने यहाँ पर लैंप है। देखिए मान लीजिए कि 5 लैंप है ना, टोटल हम लैंप बनाते हैं 5, 1 2 ये हो गया 3 4 और सभी को क्या करना है, सभी को आपको जोड़ना है सीरीज में, है ना। यहाँ पर एक हमने स्विच लगा दिया और ये आपका फेज वायर है ना। ये आपका क्या है, फेज है। और फेज को अब आप यहाँ से लूप करते जाइए, है ना। इस प्रकार से आपको हर लैंप में फेज वायर को इस प्रकार से लूप करना है। देखिएगा सभी लैंप तक आपने फेज वायर पहुँचा दिया लूप करके, है ना, सभी को। अब आपको क्या करना है, न्यूट्रल देंगे तभी आपकी ये लैंप जलेगी, है ना। तो यहाँ से N वायर जाएगी आपकी, न्यूट्रल जाएगी, ये न्यूट्रल गई और यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट हो गई। ठीक, और यही न्यूट्रल देखिए यहाँ पर चली गई, यही न्यूट्रल यहाँ पर चली गई, यही न्यूट्रल यहाँ पर चली गई और यही न्यूट्रल यहाँ पर चली गई। अब बताइए फेज और न्यूट्रल सभी लैंप को मिल गया और सीरीज में हमारा पावर सर्किट तैयार हो गया।
तो अगर सब लैंप को एक साथ आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर आपके पास केवल कितने स्विच की आवश्यकता है? तो यहाँ पर देखिए ना, आपको केवल ओनली 1 स्विच की आवश्यकता है, वो भी 1 वे स्विच। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और विभाग ने भी यही आंसर करेक्ट माना था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1। अगर ऐसा कहता कि हर लैंप को अलग अलग कंट्रोल करना है तो जितने लैंप है उतने स्विच लगा दीजिए। अगर एक साथ कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक ही लैंप से कंट्रोल करना है ना। चलिए, बहुत आसान सवाल था। आगे चल के देखिएगा, इससे भी टफ सवाल है। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? बताइएगा। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन है कि मल्टी मोटर, यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल। आंसर क्या होगा? मल्टी मोटर, है ना। आंसर क्या होगा? मल्टी मोटर। मल्टी मोटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप, जैसे कि गेहूं का आटा बनवाने जाते हैं, है ना, आटा पिसाने जब जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि एक बहुत लंबा शाफ्ट होता है, उसी शाफ्ट के जरिए कई सारे मशीन चल रहे होते हैं, है ना। जैसे कि आटा पीसने वाली मशीन चल रही होती है, उसी शाफ्ट से जुड़ी होती है तेल निकालने वाली मशीन, उसी शाफ्ट से जुड़ी होती है धान चावल बनाने वाली मशीन, है ना। तो कई सारे मोटर एक ही शाफ्ट से जब कपल्ड होते हैं उसको कहते हैं मल्टी मोटर। और जो मेन शाफ्ट होता है उस शाफ्ट को एक मोटर घुमा रही होती है, उसको कहा जाता है मल्टी मोटर। तो क्रेन में किस प्रकार के विद्युत ड्राइव प्रयोग की जाती है? मल्टी मोटर प्रयोग किए जाते हैं। और क्रेन्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? भारी सामान उठाने के लिए, है ना। लिफ्ट मतलब कि कोई बहुत बड़ा सामान है, बहुत हैवी सामान है, उसको उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको इसको गहराई से समझना होगा। क्वेश्चन है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर है ना, इसमें शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रति इकाई में, है ना, प्रति इकाई XD का मान क्या है? प्रति इकाई के बीच संबंध क्या है? इसके बीच का जो संबंध है ना दोस्तों, जो मियाँ बीवी का संबंध होता है ना, जो मियाँ बीवी का संबंध होता है, जो नर मादा का संबंध होता है, वही संबंध होता है। क्या क्या संबंध है? देखिए, जो आपका आंसर तो ये होगा, आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा आपका शॉर्ट सर्किट रेशियो बराबर 1/XD, है ना। XD क्या है आप समझ रहे हैं ना? प्रति इकाई में इम्पीडेंस है। देखिए, एक सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है ना, उसमें दो प्रकार के उसमें रोटर प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा? एक सेलिएंट पोल प्रकार का, है ना, नोट करिएगा। एक होता है सेलिएंट पोल प्रकार का, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन सेलिएंट। नॉन सेलिएंट का मतलब क्या होगा? नॉन सेलिएंट का मतलब होगा कि सिलेंड्रिकल पोल, है ना। तो जो सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर होते हैं, इसमें पावर अधिक मिलते हैं, इससे जो हमें पावर जो मिलता है ना वो अधिक मिलता है ना, इससे पावर अधिक मिलता है। और इस रोटर से हमें पावर क्या मिलती है? हमें कम मिलती है ना। क्यों कम मिलता है? क्योंकि मेरे भाई सेलिएंट पोल रोटर में होता यूँ है कि इसमें जो एयर गैप का मान होता है ना, जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। वो कैसा होता है? अधिक। एयर गैप का मान अधिक होने से क्या होता है? इसमें जो रिएक्टेंस का मान होता है, किसका कौन सा मान होता है? XD। रिएक्टेंस का मान होता है वो कैसा होता है? कम हो जाता है ना। रिएक्टेंस का मान कम हो जाता है जिससे पावर अधिक मिल जाती है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ ना, पावर। देखिएगा, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है एयर गैप के कंपेयर में, मतलब कि एयर गैप के मामले में देखा जाए तो ये इसका क्या होता है? ये इसका है फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो XD है, ये XD का मान क्या होता है? कम हो जाता है एयर गैप अधिक होने की वजह से, जिससे पावर का मान बढ़ जाता है। मेरे भाई, पावर हमें बेशक अधिक मिल रहा है और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा पावर मिले, लेकिन पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हम रिएक्टेंस के मान को हम कम नहीं कर सकते, मतलब कि एयर गैप के मान को हम बढ़ा नहीं सकते। और दूसरी बात, एक और बहुत ज़रूरी बात आपको याद रखना है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है मोटर, इसमें SCR का मान मेरे भाई 0.8 से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ,
है ना, नहीं होना चाहिए। SCR शॉर्ट सर्किट रेशियो का मान सिंक्रोनस जनरेटर में 0.8 से अधिक नहीं होना चाहिए। लिख लो मेरे भाई, है ना, लिख लो, दिल में उतार लो, अपने नोटबुक में छाप लो। ये चीज़ें ना आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है ना। चीज़ों का कदर करना सीखिए मेरे भाई, चीज़ों का कदर करना सीखिए, क्योंकि वक्त रहते अगर आप चीज़ों का कदर करना नहीं सीखेंगे ना, फिर जब वक्त सिखाएगा तो फिर वो ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है? बड़ा आसान सा सवाल है। राउंड पोल, नॉन सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल या स्क्वायर? किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? बहुत उच्च गति जो होता है ये नॉन सेलिएंट पोल है ना। नॉन सेलिएंट पोल का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बेलनाकार रोटर। कौन सी रोटर? बेलनाकार रोटर जो होता है, और बेलनाकार रोटर में पोल का जो संख्या होता है पोल के वो बहुत कम होते हैं, जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है ना स्पीड और पोल का रिलेशन क्या है ना, वही मियाँ बीवी वाली रिलेशन है ना, मियाँ बीवी वाली रिलेशन है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पोल कम हो गए तो स्पीड इसके क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। चलिए देखते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल प्यार से देखिएगा, है ना। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के जाइएगा। एक कॉइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहते हैं, है ना? कॉइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए ये स्लॉट है ना, ये क्या है? ये स्लॉट है, स्लॉट 2 है, ठीक, ये 2 स्लॉट हैं। अब इसमें हमें क्या डालना है? इस प्रकार से कॉइल को डालना है। ये देखिए ये हो गया आपका कॉइल, ठीक। तो इसमें से देखिए ये तो आपका क्या है? एक्टिव कॉइल। इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव कॉइल, है ना। दूसरा पेन चेंज कर लेता हूं। और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं इनएक्टिव कॉइल। ये क्या है आपका? इनएक्टिव कॉइल। और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कॉइल लीड। इसको हम क्या कहते हैं? कॉइल लीड्स। इसी कॉइल लीड्स का कनेक्शन किया जाता है ना। यहां पर बोल रहा है बाहर आने वाली सिरा। हर क्वेश्चन का कमजोरी कुछ ना कुछ होता है मेरे भाई, कमजोरी पकड़ने वाला इंसान होना चाहिए, है ना। सिरा का मतलब क्या हो गया? टर्मिनल, एंड पॉइंट, टर्मिनल नहीं एंड पॉइंट। और इसका एंड पॉइंट क्या है? ये है कॉइल लीड्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉइल लीड्स, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? कॉइल लीड्स, ठीक है। बिल्कुल मजेदार तरीके से सॉल्व हो रही है हर क्वेश्चन दोस्तों, हमारे काबू में है ना। जो क्वेश्चन मतलब कि जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा ना उसको भी अपन देखेंगे। अरे आपका साथ अगर है ना, तो हर क्वेश्चन का मुकाबला हम कर लेंगे। एसी मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इस बार क्या पूछ लिया? उल्टा पूछ लिया। कौन सा विकल्प गलत है? आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं। मेरे भाई ये तो सही बात है, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, है ना। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन गलत है। प्रश्न जो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये गलत है, इसलिए ये सही हो गया। चालकों के समान वितरण से बेहतर प्रशीतन में मदद मिलती है। हाँ, ये भी बात सही है। प्रेरित ईएमएफ का वेव फॉर्म अधिक साइनोसोडल प्रवृत्ति का होता है ना, ये भी बात सही है। हार्मोनिक्स होता क्या है मेरे भाई, है ना। हार्मोनिक्स का मतलब कोरोना समझिए। क्या? कोरोना। जैसे कोरोना परेशान करता है, किया था एक टाइम पे, है ना, वैसे ही डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स जो होता है ना वो मोटर को परेशान करता है। हार्मोनिक्स का मतलब क्या हुआ कि मोटर में जो हम सप्लाई दे रहे हैं फेज और न्यूट्रल की, वो जो उसका ईएमएफ वेव फॉर्म है वो प्योर साइन वेव वाला नहीं है, प्योर साइन वेव नेचर का नहीं है। अगर प्योर साइन वेव नेचर का नहीं हुआ तो मोटर को नुकसान करेगा, है ना। इसीलिए हम हार्मोनिक्स को हटाते हैं। समझिए, जो हार्मोनिक्स होती है ना, ये हार्मोनिक्स क्या करती है? ये सम और विषम, है ना, 2 प्रकार के होते हैं। विषम हार्मोनिक्स लाइक 1 3 5 7
9, 11, 13, 15 है ना, 17, ये सब के सब क्या है, ये विषम हार्मोनिक्स है और विषम हार्मोनिक्स ही मोटर को डिस्टर्ब करते हैं। जो पहला हार्मोनिक्स है, ये तो जब मोटर आपकी 1-2 चक्कर घूमती है तो ये हार्मोनिक्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो 7वें नंबर का हार्मोनिक्स है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यानी कि ये सिंक्रोनस स्पीड को इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होता है ना, उस सिंक्रोनस स्पीड को ये 7 गुना डाउन कर देता है। इसीलिए दोस्तों हमें इसको हटाना बहुत ज़रूरी है ना, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, इसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है ना। यानी सप्लाई वोल्टेज आपका कैसा भी हो, है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसा भी हो, ट्रांसफार्मर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन सा लॉस है, उसको हम कहते हैं कोर लॉस। क्या है ये? कोर लॉस। देखिएगा ये 2 टाइप के होते हैं, है ना। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। सूत्र लिखा देता हूँ, देखिएगा B² इंटू F² इंटू V, सॉरी T, है ना। और हिस्टैरिसीस लॉस जो होती है BX इंटू F इंटू V। X का मान देखिए 1.6 है, इसको हम कहते हैं स्टीनमेट्ज गुणांक। यह कौन सा फैक्टर है? स्टीनमेट्ज गुणांक। ये अलग अलग धातु का अलग अलग स्टीनमेट्ज गुणांक होता है ना। जितना कम हो सके उतना स्टीनमेट्ज गुणांक होना चाहिए, इसलिए हम सिलिकॉन धातु मिलाते हैं और सिलिकॉन का कितना होता है? 1.6, ठीक है ना, ये होता है। समझिएगा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोर हानि। नोट करते जाइएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन को नोट करना है और शेयर भी करना है ना। किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, प्लांट की आरक्षित क्षमता कितनी होगी, है ना। समझिए, प्लांट की जो आरक्षित क्षमता होती है ना, वो आरक्षित क्षमता का यानी कि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि अधिकतम डिमांड लिखेगा, अधिकतम डिमांड या फिर अधिकतम डिमांड बटे उपयोगिता फैक्टर, है ना, उपयोगिता फैक्टर। ये आरक्षित क्षमता है ना, इसका फॉर्मूला हो गया। अधिकतम डिमांड कितना है? देखिएगा अधिकतम डिमांड कितना है? 80 मेगावाट, है ना। 80 मेगावाट बटा 0.8 क्या है? ये उपयोगिता फैक्टर है ना। ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर और एक जीरो चला जाएगा, ये जीरो और हो गया, 800 मेगावाट हो गया, है ना। ये पॉइंट कटा तो फिर आएगा कितना? 100 मेगावाट। 100 मेगावाट यानी कि आरक्षित क्षमता कितना है? 100 है, लेकिन सॉरी टोटल कितना है? 100 मेगावाट है। अब 100 मेगावाट ये करिएगा और 80 की डिमांड की जा रही है ना, ये करिएगा, बचा कितना? 20 मेगावाट। आरक्षित कितना बचा? 20 मेगावाट। आरक्षित का मतलब ये होता है कि सेफ एनर्जी कितना बच गया। 100 में से 80 तो यूज कर लिया, डिमांड जिसका था उसको हमने दे दिया, है ना। तो बचा कितना? सेफ कितना बचा? तो 20 मेगावाट सेफ बच गया। डीसी ड्राइव में एससीआर का उपयोग करने का मूल उद्देश्य क्या है? क्या परिवर्तन करना है डीसी ड्राइव में? एससीआर। अब एससीआर का मतलब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट रेशियो से नहीं है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। और एससीआर का मेरे भाई एक ही पर्पज होता है, जैसे आपका एक ही पर्पज है इस पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है ना, कि बीएसपीएससीएल का एग्जाम देना, ठीक। वैसे ही इसका एक पर्पज फिक्स होता है कि निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में। निश्चित एसी का मतलब क्या है? यहाँ पर इसके वेव फॉर्म को समझिएगा। निश्चित एसी का मतलब होता है कि जो इसमें वेव फॉर्म जो इसका ग्राफ बन रहा है ये बिल्कुल निश्चित एसी है। परिवर्तनीय डीसी का मतलब क्या होता है? इसका ग्राफ जब बनेगा तो इस प्रकार से, ये परिवर्तनीय डीसी है ना। कैसा है? अब इसको हमें एक चॉपर सर्किट के माध्यम से इस प्रकार से फिक्स डीसी में परिवर्तन करना है। तो हमें ये फिक्स डीसी नहीं देता आउटपुट में, ये वेरिएबल डीसी देता है ना। अगर आपको फिक्स डीसी का मतलब शुद्ध डीसी चाहिए तो आपको फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। कौन सा सर्किट? फिल्टर सर्किट, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है कि
उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इंडक्स करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो ये तो आपका ये है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, यही है ना, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब देखो यार कि कितना मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस मुझे लगता है जो एग्जामिनर है वो मोटर को ही दिया था। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, जिसको कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसी को कही जाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना। ये क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और इसका पावर जो फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर देखिए अच्छा होता है, इसका पावर फैक्टर अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध जोड़ा गया है ना। और इसकी स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क दोनों बेस्ट होता है, ठीक है ना, दोनों अच्छा होता है। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इसका आंसर है। लीजिए आपके लिए नेक्स्ट है कि यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है ना, यानी कि एक पावर जनरेशन है जहां हम डिमांड करते हैं कि हमें इतना मेगावाट की बिजली चाहिए, लेकिन वो पावर जनरेशन हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो उत्पादन और मांग के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि बैलेंस बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? कई बार ऐसा होता है ना कि दो पार्टी आपस में लड़ झगड़ रहा होता है और तीसरी पार्टी आकर के उसको कंट्रोल करने की सोचता है, संतुलन करने की सोचता है, संतुलित करने की। वही फैक्टर यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं लोड शेडिंग। लोड शेडिंग, लोड शेडिंग क्या है मेरे भाई? लोड शेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में है ना, एमपी में एक प्लांट है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, है ना, वहां पर पावर जनरेट हो रहा है 100 मेगावाट, ठीक। और यूपी में, यूपी स्टेट, यूपी दूसरा स्टेट हो गया, है ना, वहाँ के जो यूँ समझिए सब स्टेशन है, उसको डिमांड है हमारे यहाँ से सप्लाई उसको चाहिए, ठीक है ना। तो उस सप्लाई को पूरा करता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि डिमांड ज़्यादा हो जाता है, जनरेशन 100 मेगावाट का हो रहा है लेकिन डिमांड 200 मेगावाट का हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हो जाता है लोचा। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए, है ना, जैसे कि डिमांड ज़्यादा हुआ तो फिर जनरेशन पर लोड पड़ जाएगा, दबाव पड़ेगा, है ना, तो उस दबाव को कम करता है लोड शेडिंग। उस दबाव को क्या करता है, कम करता है, इसी को कहा जाता है लोड शेडिंग। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयुक्त किया जाता है ना, इसको बच्चा इसका आंसर दोस्तों मुंह जबानी याद रखा है ना। एसी हो या फिर डीसी हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है ना। वैसे तो डीसी के लिए बनाया गया है, एसी में यूज करना चाहते हैं भैया, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट प्रति वर्ष, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मसालेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और बिजली का खर्च 50 पैसा प्रति किलोवाट हावर है, 2 वर्ष में बिजली कितना खर्च होगा, है ना, 2 वर्ष में बिजली कितना, कैसे निकालेंगे, किलोवाट हावर 680 गुणे 2 वर्ष के लिए निकालना है ना, 680 गुणे 2 गुणे 50 पैसा प्रति किलोवाट है, यानी कि 1 रुपया नहीं है, आधा रुपया है, 0.5 लिखिए, है ना। अब देखिए, हाँ 0.5 में से पॉइंट कटेगा तो नीचे आ जाएगी 10, ठीक, 2 काट देगा 10 को 5 बार में, अब 5 से 5 भी कट जा रही है, 628 ही आ रहा है। सही है, ऑप्शन नंबर सी में है 680, सॉरी ये 628 नहीं 680 है ना, 680 है और ये भी 680 है। अगर दोस्तों आपका उद्देश्य सही है ना, अगर आप सही चल रहे हैं ना, तो गलतियां भी अगर कहीं पर होगी ना तो वो पकड़ में आ जाएंगी, है ना। तो 680 का 680 रुपये ही बनेगा, 2 साल में बिजली का खपत और 680 रुपये देने पड़ गए। आज के टाइम पे यार, आज के टाइम पे ये 50 पैसे कहाँ 4-4, 5-5 रुपये यूनिट है ना। जिस टाइम पे मैं दिल्ली में रहा करता था वहाँ अपन लोग 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली देते थे, 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली। अब 680 गुणे 12 कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, मतलब कि 12-13 हज़ार रुपये, है ना, सालाना, 2 साल का। एयर कंडीशनर की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रित करना शामिल होता है? यानी कि एसी जिसमें अपन हवा लेते हैं, है ना, तो एसी जो है ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ना, शुद्धता भी देती है, शुद्ध हवा देती है हमें, और सापेक्षिक आर्द्रता, है ना,
ठंड करती है और परिसंचरण सर्कुलेट करती है ना। तो सभी आंसर सही हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, है ना, सब कुछ सही है। चलिए, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? मतलब कि आउटपुट देता है, मतलब कि आउटपुट किसके माध्यम से देता है? तो एक देखिएगा, जनरेटर में एक स्लिप रिंग लगा होता है। स्लिप रिंग हमें क्या देता है? आउटपुट में, ये आउटपुट में आपको क्या देगा? एसी सप्लाई देगी, है ना। ये कौन सी सप्लाई देने वाली है? कौन सी सप्लाई देने वाली है? तो ये तो भैया एसी सप्लाई देगी। स्लिप रिंग किसका बना होता है? तो नोट करिएगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज। किसका? फास्फोरस ब्रॉन्ज का ये बना होता है स्लिप रिंग, और एसी सप्लाई के लिए। और डीसी चाहिए तो क्या करते? उसका भी जुगाड़ है, कार्बन ब्रुश, है ना। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको ना आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा कि 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल के लिए कार्य प्रणाली की आचार संहिता क्या है? तो आपको ना एक बात बताऊं मैं, आप याद करिएगा ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी को याद करिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, IS 694 1990 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ICE 60 227, है ना, फिर 1979, यही आपका सही आंसर है। तो कुछ चीज़ें देखिए याद भी करना पड़ता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ को हम याद करने के ही पीछे लग जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन इसी प्रकार का हो, है ना। तो कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ें लॉजिकली तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। सभी प्रकार का अगर सही मायने में देखा जाए तो स्टूडेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, सच बताए तो। हर परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ता है। बेशक एक पन्ने का पेपर ही आता है ना, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ही आते हैं, 150 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो 150 क्वेश्चन को ना, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है, 100 तरीके से अपना दिमाग जो है वो चलाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वही है ना। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD, जिसको हम कहते हैं CPWD को मतलब होता है कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। देखिए, एक होता है YAEBFHC। मोटर में जो इंसुलेशन यूज किया जाता है ना, इतने ही टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के होते हैं, है ना। अब देखिएगा, इनका जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ए क्लास का होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ई का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बी का होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, और एच का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी का होता है 200 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे किसका पूछा है, अब वो देख लीजिए। आपसे पूछा है 105 किस में है? ये रहा ए में, ये रहा ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको याद करना है ना। नोट कर लीजिएगा। इसका PDF माफ करिएगा दोस्तों, इसका PDF नहीं दे पाऊंगा मैं, है ना। इसका PDF अपन नहीं दे पाएंगे, बाकी हर क्लास का PDF देते हैं। नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते। अरे ये तो पहले ही गलत हो गया। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है? नहीं, कम होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, कथन नंबर 3 है ना, जो है वो बिल्कुल सही है, स्टेट नंबर 3। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। पहला सही, ये गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, ये तो तीनों गलत कर दिया। पहला सही, ये भी हो गया गलत। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है ना। क्वेश्चन 69 है, 100 तक है क्वेश्चन दोस्तों, 100 तक है ना। हर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो
यह क्या इंगित करता है? कई बार आप देखते हैं ना कि ट्यूबलाइट का जो किनारा पॉइंट होता है, किनारे किनारे जलता है, बीच में कुछ नहीं, काला रहता है। क्या रीजन होता है? शॉर्ट सर्किट स्टार्टर, है ना। अगर स्टार्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, यही केस आएगा, है ना। स्टार्टर सही करिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना कि फ्लिकरिंग करता है, जलता है, बुझता है, तो फिर उस समय कैपेसिटर खराब होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी वाला रूल है ना। इसके भाग के 4 के 44 के अनुसार भवनों के इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन क्या संदर्भित करता है? ये वोल्टेज समस्या। वोल्टेज कई बार होता है ना, कम होता है, ज़्यादा होता है, और हमारे यहाँ भी वोल्टेज का लोचा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए अभी ये जो क्लास चल रही है इन्वर्टर से चल रही है, वरना वोल्टेज कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, इतने में तो ये पैनल ही निपट जाएगी, है ना। तो वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या, इन दोनों से सुरक्षा देता है कौन? आपका भाग 44, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी वाला जो रूल है, इसका भाग 44, भाग 4 का जो 44 खंड है, ये देता है ना। वोल्टेज समस्या और चुंबकीय क्षेत्र समस्या। नेक्स्ट एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन, है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं, यू। एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन एक फैक्ट्री को 11 किलोवोल्ट और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 1100 किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर रही है ना। इसकी लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध है, 3 ओम का लूप प्रतिघात है। ट्रांसमिशन दक्षता कितनी होगी? ट्रांसमिशन की दक्षता आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट, है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है तो पावर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पावर में। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा सेंडिंग एंड पावर, सेंडिंग एंड पावर बटा रिसीविंग एंड पावर, बटा रिसीविंग एंड पावर, है ना। ये आउटपुट इनपुट हो गया। जो हमें जो सेंड करने के बाद जो मिल रहा है हमें, वो आउटपुट है। जो हम भेज रहे हैं, है ना, जो भेज रहे हैं मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये है आपका सेंडिंग एंड पावर, ये आपका आउटपुट होता है बटा रिसीविंग एंड पावर, ये आपका इनपुट होता है। भाई जो सेंड कर रहे हैं, जैसे हम पावर सेंड कर रहे हैं और किसी को वो प्राप्त हो रहा है, तो वो उसके लिए आउटपुट हो गया सॉरी, हमारे लिए आउटपुट हो गया, उसके लिए तो इनपुट हो गया ना, ये होता है। तो ये पावर हो गया। अब हम अगर दक्षता देखें दोस्तों एक्चुअल में, तो इसकी दक्षता क्या होगा? दक्षता हम कैसे प्राप्त करेंगे कि टोटल कितना दक्षता है? हम क्या कर रहे हैं कि कितना, मतलब कि कितना हम रिसीव कर रहे हैं, कितना हम रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा रिसीविंग एंड पावर, ठीक है, रिसीविंग एंड पावर बटा रिसीविंग एंड पावर, है ना, प्लस लॉस। अगर कोई किसी पावर को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो टोटल तो प्राप्त करेगा नहीं। अगर मान लीजिए 132 किलोवोल्ट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो 132 किलोवोल्ट दूसरे सब स्टेशन तक तो पहुंचेगा नहीं, उसमें क्या शामिल रहेगा? लॉस भी शामिल रहेगा। तो प्लस लॉस करिए, है ना। अब आइए पावर निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन दोस्तों बहुत दमदार है, समझिएगा। पावर क्या होगा? रिसीविंग पावर VI cos फाई, समझिएगा। सिंगल फेज का ओवरहेड लाइन है, इसीलिए √3 नहीं लगाएंगे, नहीं तो 3 फेज का हो जाएगा, है ना। करंट यहां से निकालिए, तो रिसीविंग पावर बटा cos फाई बटा वोल्टेज और cos फाई, है ना। देखिए रिसीविंग पावर कितना है? 1100 किलोवाट, है ना। ये 10⁻³ किलो का मतलब 10⁻³ हो गया। वोल्टेज कितना है यहाँ पर? 11 किलोवोल्ट, 11 × 10⁻³ ये भी हो गया, और cos फाई 0.8 हो गया, है ना। ये हो गया मैटर। अब कुछ कटता है तो काटिए, बिल्कुल कट रहा है, 10⁻³ से 10⁻³ कट रहा है, 11 से ये 11 कट जा रहा है, यहाँ पर बचा कितना? 100, है ना। तो करंट क्या है? करंट I बराबर 100 बटा 0.8
है ना, पॉइंट कटेगा तो नीचे 8 आएगी, ऊपर 0 आ जाएगा। ये तो 125 में कट गया है ना, 125 एम्पियर। करंट कितना चल रहा है? 125 एम्पियर का, है ना। करंट कितना चल रहा है? 125। अब हमें लॉस निकालना है। लॉस कैसे निकालते हैं आप, है ना? लॉस निकालते हैं आई स्क्वायर आर की मदद से। आई स्क्वायर आर 125 का वर्ग कितना होगा? 15,625 है ना, यही होगा ना 125 का, 15,625, हाँ, गुणे आर का मान 1 है ना। देखिए लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध 1, तो कितना हो जाएगा ये 15,625 का 15,625 ही मिलेगा। ये लॉस मिल गया, है ना। अब समझना मेरे भाई, अब समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर टफ होने वाला है। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है? दक्षता। दक्षता यही हमारी रहेगी, रिसीविंग पावर 1100 किलो वाट बटा 1100, ये किलो वाट हो गया, है ना। नहीं, ऐसे लिखिए, है ना, ये हो गया। और प्लस में आपको यहाँ पर 15,625 वाला भी लिखना पड़ेगा, ये लॉस भी ऐड होगा ना। अब आप इसको सॉल्व करिए। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगा ये 98.60%। ये ऑप्शन नंबर डी, यही आपको मिलेगा, है ना। मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखा है। इतना बड़ा गुड़ा गणित देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है, है ना। प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन एक फैक्ट्री को 11 किलोवोल्ट और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 1100 किलोवाट की बिजली ट्रांसमिट कर रही है। इतना लाइन का प्रतिरोध है। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता कितनी होगी? तो दक्षता होगी 98%, यानी कि दक्षता बहुत अच्छी है, बहुत मस्त दक्षता है। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किस में प्रयुक्त की जाती है? तो ये आपका प्रयुक्त किया जाता है स्लिप रिंग मोटर में, है ना। किस में? स्लिप रिंग मोटर में। अगला है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में। इंसुलेशन, ऑयल के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि जो ऑयल सर्किट ब्रेकर का मतलब ओसीबी, है ना। ओसीबी में जो हम तेल प्रयोग कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर तेल होता है, और ट्रांसफार्मर में हम मिनरल ऑयल प्रयोग करते हैं, है ना। तो उसमें स्फुलिंग को समन करने के लिए, है ना, स्फुलिंग का मतलब किससे है? इसका मतलब है स्पार्किंग से। इसका मतलब किससे है? स्पार्किंग से। समन का मतलब होता है बुझाना। जब दो कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं, जब सर्किट को ब्रेक करता है ब्रेकर, उस समय क्या होता है कि हैवी करंट होने के कारण स्पार्किंग होती है। उस स्पार्किंग को हमें ख़त्म करना है, नहीं तो आग लग सकती है ना। तो उसको स्फूलिंग को समन करने का माध्यम क्या है? तेल है ना। वहाँ ऐसा थोड़ी है हाथ पंखा लेके ऐसे अपन स्पार्किंग को बुझाएंगे, है ना। ना ही वहाँ पर हवा दे करके बुझाएंगे, है ना। हवा वाली अलग होती है, हवा वाली भी होती है एयर सर्किट ब्रेकर। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है ना। नो लोड करंट, एडी करंट या फिर हिस्टेरेसिस करंट, ये कॉपर लॉस को, किसको? कॉपर लॉस को। यानी कि ट्रांसफार्मर को हम इसकी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कॉपर में लॉस कितना हो रहा है, वाइंडिंग में लॉस कितना हो रहा है। और ये तब किया जाता है जब किसी ट्रांसफार्मर को कहीं पर इंस्टॉल करना है, स्थापित करना है, तो स्थापित करने से पहले सारी टेस्टिंग ओके रिपोर्ट होना चाहिए मेरे भाई, तभी जाकर के ये काम होता है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। 25 क्वेश्चन अपन निपट चुके हैं, 25 क्वेश्चनों से निपटारा पा चुके हैं, है ना। ध्यान रखिएगा। डम्मी कॉइल को वेव बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, वहीं रखा जाता है जब कम्यूटेटर बार और स्लॉट का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है। नहीं होता है, गलत हो गया ना। आधा तो सही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातें सही है, फिर गलत है। डम्मी कॉइल को वेव बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है, ये भी वही उसी बात को रिपीट कर दिया। जब प्रति स्लॉट प्रति लेयर कॉइल साइड की संख्या पोल युग्म का गुणक होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? एक सही, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको हम डम्मी कॉइल को आर्मेचर पर ही रखते हैं, लेकिन जो ये बोल रहा है ना यहाँ पर, ये जो बोल रहा है आपको कंफ्यूज कर रहा है कि जब कम्यूटेटर बार और स्लॉट का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या नहीं होता मेरे भाई, ये अपूर्ण होता है। एक ऐसा होता है अपूर्ण होता है। और
कम्यूटेटर क्या होता है, सॉरी डमी कॉइल क्या होती है कि जो आर्मेचर होता है, जो क्या होता है आर्मेचर, इसको क्या करता है यांत्रिक संतुलन देता है। अगर ये यांत्रिक संतुलन नहीं दिया ना तो ये फिर बबलिंग करने लगेगा, यानी कि ये नागिन डांस करने लगेगी। आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन देने के लिए हम डमी कॉइल यूज करते हैं। होता यूँ है, माजरा ये है कि आर्मेचर में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं तो स्लॉट में कॉइल डालते हैं, तो कॉइल की संख्या हर स्लॉट में एक बराबर नहीं होती, पहले ज़्यादा फिर दूसरे स्लॉट में उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। एक टाइम ऐसा आता है कि वाइंडिंग खत्म हो जाती है लेकिन स्लॉट बच जाती है। जो स्लॉट खाली बच गई है ना, उसी में हम डमी कॉइल डालते हैं। खाली स्लॉट तरफ क्या होता है कि वजन कम हो जाता है ना, तो वही वजन एक तरफ ज़्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया, तो वो क्या करेगा, यू डांस करेगा, है ना। उसी को अपन क्या करना है, अपन को बचाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लास कैसी लग रही है फीडबैक जरूर देना मेरे भाई, फीडबैक जरूर देना, है ना। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। एक ट्रांसफार्मर है, रेटेड वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज हो सकता है ना, 11,000 हो सकती है, सिंगल फेज के तो 240-50 हो सकती है। भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही है, इसका क्या कारण है ना। अब यूँ मत कहना कि ये घोड़ा है ना, घोड़ा भिनभिनाता है। रीज़न ये है, क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि जो इसका कोर होता है ना, ये जो कोर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो कोर है, ये जो कोर है इसके बीच में क्या है, गैप है, इसके बीच में क्या है, गैप है। मैग्नेटिक फील्ड इसी लेयर के माध्यम से ट्रेवल करती है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम, वो घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। और जब इस प्रकार की क्रिया होती है इसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, जो कि कहा जाता है हिंदी में कोर का कंपन होना, कोर का कंपन होना, है ना, ये होता है। 220 वोल्ट एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या है, तो ये होता है, आपको ना याद करना पड़ेगा 1600 वाट। अगर आप एसी लेने जाते हैं और आप कहते हैं कि भैया मुझे 1 टन की एसी चाहिए, तो आपको ये पूछना नहीं है कि ये कितने वाट की होगी, आपको पूछना नहीं है ना। आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, 1600 वाट, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है 1600 वाट करेक्ट आंसर होगा, है ना। और विभाग ने यही करेक्ट आंसर माना था। एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन क्षमता कितनी होती है ना। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, है ना, इसकी प्रदीपन दक्षता वैसे बुक में आपको मिलेगा 50 से 70 ल्यूमेन प्रति वॉट। कितना, 50 से 70 ल्यूमेन प्रति वॉट। लेकिन यहाँ पर तो 10 से 20 है, ये तो कम ही है। ये जो है ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं होना है, ज़्यादा नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि जितना आउटपुट दिया होता है एक्चुअल में उतना हमें आउटपुट, उतना दक्षता नहीं मिलता। किसी बल्ब में अगर लिखा है कि 100 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो 100 ल्यूमेन का कभी नहीं करेगा, वो 95-96% दक्षता पर ही वो प्रकाश उत्पन्न करेगी, है ना। यानी कि 95-96 ल्यूमेन प्रति वाट वो जनरेट करेगी प्रकाश। उसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना लिखा है उससे कम ही होता है आउटपुट, अधिक होता नहीं है। तो यहाँ तो 70 से भी अधिक हो गया, 90, तो ये हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा, 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट। 1 वाट का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप 70 ल्यूमेन तक का प्रकाश दे सकता है। ल्यूमेन क्या है, प्रकाश की एफिशिएंसी, दक्षता होती है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसका लाइफ टाइम कितना होता है, लाइफ टाइम इसका होता है आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 2000 घंटे, है ना। 2000 हावर्स, है ना। 2000 या 5000 है, मुझे एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा है ना। छोड़िए इसको छोड़िए, ठीक है। लेकिन पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर देखिए होता है 0.5, बट 0.5 से बढ़ा करके 0.95 करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कंडेंसर लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, हम कंडेंसर लगाते हैं। इसकी आउटपुट बहुत अच्छी होती है दोस्तों, है ना। इसकी जो आउटपुट होती है बहुत बढ़िया होती है। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है ना। थर्मल का मतलब क्या हो गया, ताप का मतलब क्या है, हीट। तो अंडर वोल्टेज का मतलब ये होता है कि वोल्टेज सीमा के अंदर का ही वोल्टेज। ओवर
ओवर वोल्टेज का मतलब होता है कि वोल्टेज का जो सीमा है उससे भी ज़्यादा वोल्टेज, है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट तो वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, करंट से मतलब है। ओवरलोड का मतलब होता है, देखिए ओवरलोड जब भी होता है कोई भी मोटर, तो करंट जो होता है ना वो मैक्सिमम चलता है, मैक्सिमम अपने आप नहीं चलता। जैसे कि एक मोटर हो गया वो ओवरलोड हो गई, समझिएगा। ओवरलोड का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि एक मोटर है जिसमें 100 न्यूटन का अगर कोई बल है उसको वो मोटर अपने शाफ्ट से घुमा सकती है, लेकिन अगर उस पर हम लोड ज़्यादा डाल दें, 100 से लेकर के 150 न्यूटन बल वाला उस शाफ्ट पर लोड डाल दें, तो उस केस में ये होगा कि मोटर कभी नहीं कहेगा कि इस लोड को मैं नहीं घुमाऊंगा, वो कहेगा बेशक घुमाऊंगा, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है, मुझे अधिक करंट चाहिए ताकि मैं अधिक फ्लक्स जनरेट कर सकूं और अधिक टॉर्क डेवलप कर सकूं, और जिससे मेरे अंदर और ताकत आए और मैं इस बल को भी घुमा सकूं, है ना, वो ऐसा डिमांड करेगा। और डिमांड करेगा सप्लाई से और ज़्यादा सप्लाई करंट की, और जब और ज़्यादा सप्लाई करंट आएगी उसी को कहते हैं हम कि अधिक करंट चलने लगा, मोटर ओवरलोड हो गया और अधिक करंट के कारण जल गया, वही होती है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में यही होता है कि जब मैक्सिमम करंट चलता है उस समय हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो हीट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच का मतलब हीट प्रोटेक्शन स्विच से सुरक्षा कौन देगा? आपका थर्मल प्रोटेक्शन स्विच, समझ गए ना। इसीलिए स्टार्टर में हम क्या करते हैं, इसको लगा के रखते हैं ना। फिर है घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर पूछे कि उपभोग बिंदु कितना होना चाहिए, ये भी तो पूछ सकता है ना, उपभोग बिंदु कितना होना चाहिए? तो उपभोग बिंदु मेरे भाई यहाँ पर 10 से अधिक नहीं, कितना? 10 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। चाहे आप पंखा लगा लीजिए, चाहे पंखे के अलावा मतलब कि विद्युत उपकरण जो होते हैं, अप्लायंसेस जो होते हैं घरों में यूज करने वाला, है ना, तो इसमें लाइट लोड में 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, पावर, और फिर उपभोग बिंदु 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, फीडर साइज का मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? आप खुद देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन 3 से 4 हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइन का हो गया, है ना। और एक वो भी था ना, एफिशिएंसी निकालना था, वो भी ट्रांसमिशन लाइन का ही था। क्या बोल रहा है? फीडर साइज का मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? ये फीडर साइज जो होता है लोड करंट पर आधारित होता है। लोड करंट क्या है? लोड करंट ये है कि मतलब कि लोड है, लोड हम कितना, लोड किस, लोड का मतलब लोड जो होता है ना, ये शब्द किस पे जाता है? ये करंट पे जाता है, ये वोल्टेज पे नहीं जाता। हम कहते हैं ना कि इस फीडर में इतने का लोड है, तो इतने का लोड का मतलब कि इतना करंट चल रहा है, वोल्टेज को कोई नहीं देखेगा। लोड का मतलब होता है करंट, समझिएगा इस चीज़ को। तो फीडर का जो साइज बनाया जाता है, फीडर का जो साइज बनाया जाता है वो साइज किस पर डिपेंड करता है? लोड करंट पर, कि हमें इस फीडर से कितना लोड देना है, कितना लोड ट्रांसफर करना है, कितना लोड कनेक्ट करना है ना, ये होता है लोड करंट। फिर थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की भूमिका का क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि इकोनोमाइजर जो होता है किस पावर प्लांट से संबंधित ये शब्द है, ठीक है ना। इसका काम होता है कि फ्लू गैसों से गर्मी निकालना और बॉयलर फीड पानी को प्रीहीट करना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, है ना, जो NTPC होता है, NTPC में क्या होता है कि बॉयलर में पानी को हम हीट करते हैं और फिर उसमें से क्या बनाते हैं? हीट करते हैं और हीट से उष्मा तैयार करते हैं, है ना। तो पानी को हम बॉयलर में हीट करते हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि पानी को हीट करने के लिए जब हम बॉयलर में लाते हैं ना, तो उस पानी को हम रास्ते में ही कुछ टेम्परेचर तक गर्म कर दें ताकि बॉयलर में डालें, और बॉयलर में डालते ही वो पानी जल्दी से गर्म हो जाए, खौलने लगे और फिर वहाँ से हीट जनरेट हो जाए। तो रास्ते में ही उस पानी को हम क्या करते हैं? प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने का मतलब कि कुछ % गर्म कर देना। और ये हम गर्म कैसे करते हैं कि फ्लू गैस जो होता है उस गैस में हीट होती है, उस हीट को इस्तेमाल करके हम बॉयलर फीड पानी को प्री हीट करते हैं, है ना। तो ये NTPC से रिलेटेड ये आपका सवाल है, मतलब सवाल NTPC का ही है, थर्मल पावर प्लांट का ही है ना, पावर जनरेशन का। फिर है कि छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? इसको कही जाती है ड्रॉप, इसको हम कहते हैं ड्रॉप, है ना। नेक्स्ट कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, 3 फेज AC सप्लाई से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया है। एक नहीं तो यह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है। इसको कौन सा गति कहते हैं? सिंक्रोनस गति।
है ना। NS बराबर होता है 120 सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की गति। जो हार्मोनिक्स हम पढ़ते हैं ना, वो हार्मोनिक्स इसी चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड को कम कर देता है। अगर मोटर की स्पीड को कम करता ना तो हम उसको देख लेते, लेकिन जो जनरेट हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, जो पावर डेवलप करने का एक जरिया है, उसी को ये क्या कर रहा है, कमजोर कर देता है ना। हार्मोनिक्स एक्साइटेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेशन, है ना, क्वेश्चन का मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर निम्नलिखित में से किस पर संचालित होती है। एक होता है सामान्य एक्साइटेशन, है ना। सामान्य एक्साइटेशन पर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, इकाई पावर फैक्टर पर आपकी मोटर चलती है। एक होता है अंडर एक्साइटेशन, है ना। तो अंडर के केस में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर उस समय मोटर चल रही होती है। एक होता है ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रही होती है। किस पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लीडिंग पावर फैक्टर इज करेक्ट आंसर। और अगर इस समय मोटर को नो लोड कंडीशन में कर दीजिए, मोटर से लोड हटा दीजिए, तो फिर ये पावर फैक्टर सुधारने लगेगा, एक कंडेंसर बन जाएगा, और इसको फिर हम कहते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर। अगर आपसे पूछे कि किस कंडीशन में, किस उत्तेजना पर चलने पर मोटर को हम सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से जानते हैं, तो आप लिखेगा कि लीडिंग पावर फैक्टर पर चलेगा और फिर ओवर एक्साइटेशन नो लोड की स्थिति में, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखना मेरे भाई, ठीक है। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर दो वाइंडिंग होते हैं। यह दोनों वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे होते हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग होता है ना, एक मेन वाइंडिंग होती है और दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दूसरा कौन सी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये देखिए, ये एक वाइंडिंग हो गया और दूसरी वाइंडिंग ये हो गई, है ना। यहाँ पर आप कैपेसिटर लगा दीजिए, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ठीक है। फेज, न्यूट्रल, यहाँ से रोटर, ये आपका रोटर है ना। ये है रनिंग वाइंडिंग और ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। यही तो पूछ रहा है आपसे। ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग को कहते हैं, मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग को कहते हैं, है ना। सिंगल फेज की मोटर चलती है तो एक ही वाइंडिंग पर है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए दो वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है ना। वहीं पर अगला है कि निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है। यानी कि जब सर्किट को आप देखिए, जब किसी भी पावर प्लांट तो नहीं, लेकिन सब स्टेशन में, अगर सब स्टेशन में काम करेंगे या फिर उसके आसपास के एरिया में अगर आप रहेंगे, तो ब्लास्टिंग की आवाज़ आपको बार बार सुनाई देगी, है ना। जब भी सर्किट को ब्रेक करेगा आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उतने बार आपको ब्लास्टिंग की आवाज़ आएगी। कौन सा ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसको कहते हैं ABCB। यूज इसका 11 किलो वोल्ट से लेकर के 1100 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज में यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, है ना। इसकी वोल्टेज रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आवाज़ बहुत करता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज AC या DC पावर सोर्स पर चयन होता है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, है ना। फोकट का एक नंबर मिल गया आपको, ठीक है ना। फिर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व में किया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर का होता है। ये किसका बना होता है, ये आपका सेमीकंडक्टर का बना होता है ना। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक का, और ये सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन से चिप भी बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, मेमोरी कार्ड। और सिलिकॉन जो होता है ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, क्योंकि इसमें जो तापमान सहन करने की शक्ति होती है ना, तापमान सहनशीलता होता है, वो तापमान सहनशीलता बहुत अधिक होती है। कितना होती है, बहुत अधिक, मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये टेम्परेचर को सहन कर लेता है ना। क्योंकि देखिए, जब भी लोड बढ़ता है ना तो हीट बढ़ता है। हीट को सहन करने वाला ऐसा एक कोई तत्व हो, है ना, ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि आपका सिलिकॉन होता है ना। कार्बन से तो कर नहीं सकते हैं, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये तो सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है
जो ऊर्ध्वाधर के रूप में काम होने वाली है, इसको हम कहते हैं मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप जो होता है ना, ये इसको हम ऐसे ऊर्ध्वाधर ऐसे लटका के रखते हैं, ठीक है ना। पार्कों में आपने देखा होगा बहुत सारे लैंप होते हैं जिसमें से आपको मरकरी वेपर लैंप भी देखने को मिलेगा, और इसकी रेटिंग, वाट रेटिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े मरकरी वेपर लैंप लगे होते हैं, है ना, जो कि ऊर्ध्वाधर तल में काम होने वाली होती है। और इनकेंडिसेंट लैंप को हम सजावट के लिए भी यूज करते हैं और घरों में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सोडियम वेपर लैंप जो होता है ये हवाई अड्डों में भी यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है ये भी जो आपका वर्कशॉप वगैरह होता है वहाँ पर यूज किया जाता है ना। आज के टाइम पे तो एलईडी आ गई हैं, एलईडी हर जगह पर इस्तेमाल की जा रही हैं। वहीं पर है कि परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या होती है ना। जो NPCIL में जो एटॉमिक एनर्जी होता है, उस एटॉमिक एनर्जी का विद्युत यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, तो वो होती है आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर लिखेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक एनर्जी की इलेक्ट्रिक यूनिट होती है ना। जैसे कि किलोवाट हो गया आपका मोटर का, मेगावाट पावर जनरेशन का होता है ना, इस प्रकार से। फिर गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो ये पीक लोड, किसके लिए, पीक लोड। अच्छा, बेस लोड क्या होता है? बेस लोड का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पावर जनरेशन है ना, उस पावर जनरेशन से हमें पावर चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर, समझिएगा 24 घंटे के अंदर हमें कितना पावर की आवश्यकता हुआ, वो हमारा कहलाता है बेस लोड। लेकिन पीक लोड कहलाता है कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम जो लोड होता है उसको हम कहते हैं पीक लोड, है ना, वही हमारी होती है पीक लोड। प्लांट लोड का मतलब ये हो गया कि प्लांट की दक्षता कितनी है ना। अगर 5 सब स्टेशन को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या उतना पावर जनरेशन के पास है या नहीं है, वो प्लांट का लोड हो गया, है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ती है। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग होता है। यह हल्के से लोड होने पर बहुत उच्च लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है, या इसकी रखरखाव लागत बहुत अधिक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ती है। इसे स्टार्ट करना आसान है 3 फेज इंडक्शन मोटर को, क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, जो अपने आप स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए एक और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का न्यूमेरिकल है यहाँ पर कि एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन यानी कि दूरी जो है ये 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 kg है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव यानी कि स्ट्रेंथ टेंसाइल जो है ये 1400 kg है, तो अधिकतम सैग कितना होगा, है ना। शिथिलता की बात कही जा रही है। देखिए शिथिलता जो होता है S बराबर होता है WL² बटा 8T, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। निकालते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। S सैग बराबर क्या होगा, W कितना है आपका ये 0.7 गुणे लंबाई 200 मीटर है, 200 का वर्ग कितना हो जाएगा 40,000 बटा 8 गुणे T कितना है 1400, है ना 1400। कुछ कट रहा है तो काटिए, 2 0 से 2 0 ये निपट जाएगा, है ना। पॉइंट आएगा नीचे, पॉइंट कटेगा तो 1 0 और नीचे आएगा, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 7 चौके 28 हो गया। 280 बटा 14, 16 30 8 32 2 3 8 1 8 9 10 11 112, है ना। इसको आप कैलकुलेट करिएगा कितने बार में भाग जा रहा है, 2 बार में तो चला ही जाएगा 2, है ना। अब देखिए ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी, इन्हें दोनों में से होगा।
और 2 बार में तो निपट नहीं रहा है, अभी और आगे भाग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, सॉरी सी की तरफ जाएंगे। 2.5 मीटर, कितना? 2.5 मीटर। ये आपके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी होती है? ये सामग्री आपकी होती है पोर्सेलिन। किसका बनता है? पोर्सेलिन का बनता है। पोर्सेलिन एक प्रकार का चीनी मिट्टी है, और चीनी मिट्टी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा इंसुलेटर होता है, उस इंसुलेटर, देखिए बरसात के मौसम में उस पर पानी पड़ता है, तो पोर्सेलिन में पानी कभी, ये पोर्सेलिन जो होता है ये पानी कभी एब्जॉर्ब नहीं करता, नमी को एब्जॉर्ब कभी नहीं करता, है ना। नमी आने का मतलब ये है कंडक्टर में रस्टिंग लगना, या फिर शॉर्ट सर्किट का केस हो सकता है ना। करंट लीकेज का भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि टावर में किसी भी कारण से करंट आ गया तो पूरे टावर में करंट आ जाएगी, जिसको हम लीकेज करंट कहेंगे, है ना। तो ये एक खतरा का भी कारण बन सकता है। फिर है कि पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस एल्यूमिनियम बस बार के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि ऊर्ध्वाधर रन कर सकें। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और प्रत्येक न्यूट्रल के बीच लागू संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2.5 किलोवोल्ट प्रति मिनट, कितना? 2.5 किलोवोल्ट प्रति मिनट के लिए इतना मतलब कि अंतर का मूल्य होता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है यार, ये एक नया क्वेश्चन है। यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति क्या होगी? मोटर की गति आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी के मान में वृद्धि होगी तो फिर इसकी जो स्पीड है वो भी वृद्धि होगी। बोल रहा है आवृत्ति में परिवर्तन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है बट पोल्स को चेंज नहीं कर रहा है। मोटर की गति देखिएगा क्या बोल रहा है, सिंक्रोनस स्पीड है ना, ns बराबर क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल। पोल तो कोई दिक्कत नहीं है, पोल तो बिल्कुल सेम है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चेंज कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ जाएगा, है ना। तो आवृत्ति में वृद्धि के साथ मोटर की गति में वृद्धि होगी, है ना। आवृत्ति को बढ़ाया, मोटर की गति में वृद्धि हो गया, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज के इस सवाल का क्लास का मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत ड्राइव बुनियादी तत्व कौन से होते हैं? तो इसके हैं इलेक्ट्रिक मोटर, कौन सा है, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, ये विद्युत ड्राइव का एक एलिमेंट है ना। क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम चाहिए, जो SCR हम पढ़ते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है, SCR जो होता है उसके माध्यम, SCR सर्किट के माध्यम से हम कंट्रोल सर्किट तैयार करते हैं। और ये कंट्रोल सर्किट किसके लिए हम तैयार कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये माजरा होता है। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ना, जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बताइएगा ये मैराथन क्लास जो है आपके लिए कितना उपयोगी है ना। क्वेश्चन का लेवल आपको पता चला, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन सेफ्टी से रिलेटेड, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। टूल्स से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा चुंबक से भी, है ना, मैग्नेटिज्म से भी कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिला। बैटरी से भी रिलेटेड कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिला। और लैंप से तो मिला है, पावर जनरेशन से मिला है, और आपका ये पावर जनरेशन हो गया, मोटर से तो सबसे ज़्यादा मिला है ना, ट्रांसफार्मर से मिला है। तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपने देख लिया ना, किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है। तो अभी एक और है 4 नवंबर का जो एग्ज़ाम, 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, है ना, उसका भी पेपर मैं कल सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आपको और ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है ना, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब बारी है दोस्तों इस मैराथन क्लास को शेयर करने का, लाइक करने का। और इतने लंबे टाइम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, है ना। अब शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए ताकि कल हम फिर से आपके लिए एक मैराथन सेशन लेकर आ सकें। जो 4 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, है ना, उसी
उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और उसका भी कंटेंट भी तैयार करना है मुझे, है ना। तो आपके लिए मेहनत जारी है, आपके लिए संघर्ष जारी है, तो मेरे साथ आपको भी मेहनत करना है। और दोस्तों क्या करना है कि जो इस बार बिहार स्टेट में विद्युत विभाग की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में दोस्तों एक पोस्ट अपने नाम करके ही रहना है ना। ये आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।